वहीं दूसरी तरफ क्रिश और आशी का कमरा। क्रिश अपने लोअर बदन पर सिर्फ एक ट्राउजर पहने शर्टलेस बालकनी में खड़े होकर किसी से बातें कर रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क थे। नीली आंखें काफी ज्यादा गंभीर थीं। वह बिल्कुल ठंडी वॉइस में सामने वाले पर्सन से बोला, तुम अपनी औकात मत भूलो, समझी तुम? सिर्फ कुछ दिनों के लिए मेरी जरूरत थी, तब तक जब तक मेरी फायरफ्लाई मेरी बाहों में ना आ जाए। और अब क्योंकि वह मेरे पास है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बेवकूफ थी तुम जो तुमने यह सोचा कि ड्रैगन किंग को हासिल कर सकती हो। मैंने सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल किया है और अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। वैसे भी क्रिस डेविडसन दूसरों की इस्तेमाल की हुई चीज नहीं रखता। सो गुड बाय, हैव अ स्वीट डेथ। खत्म कर दो इसे, और याद रखना फायरफ्लाई को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। इतना कहकर क्रिश के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई और अब उसने अपनी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अब उसने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि उसके ठीक सामने उसकी लिटिल फायरफ्लाई अपनी आंखों में आंसू लिए होठों को बाहर निकाले बड़ी ही मासूमियत से रो रही थी। आशी, जो कि अपने हाथों में कॉफी की ट्रे लेकर खड़ी थी और आज उसने अपने बदन पर क्रिश की फेवरेट कलर की येलो लॉन्ग अनारकली चूड़ीदार सूट और कंधे पर दुपट्टा ले रखा था। उसके खुले बाल, जिसमें बीच मांग और दो पार्ट में उसने डिवाइड कर रखा था, आगे के दोनों साइड के बालों को हल्का कर्ली किए हुए, बीच मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और माथे पर रेड कलर की छोटी सी बिंदी लगा रखी थी। होठों पर हमेशा की तरह लाइट पिंक लिप बाम, पैरों में हाई हील सैंडल और हाथों में रेड कलर की कुछ चूड़ियां। मेकअप नहीं किया था, उसके बावजूद वह हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही थी। लेकिन उसकी आंखों से वह रहे आंसू, और उन आंखों में कुछ सवाल क्रिश को इस बात का एहसास करवा चुके थे कि आशी ने फोन कॉल पर की हुई बात को सुना है और शायद उसने गलत समझ लिया है। आशी के हाथ में ली हुई कॉफी की ट्रे कांपने लगी थी और अब क्रिस धीरे से अपने कदम आगे बढ़ाते हुए नॉर्मल एक्सप्रेशन से आशी से बोला, फायरफ्लाई तुम यहाँ? और इससे पहले कि क्रिश अपने कदम उसके पास बढ़ा पाता, आशी यूं ही बड़ी ही मासूमियत से रोते हुए कमरे में एक कांच की टेबल पर वह कॉफी की ट्रे रखते हुए बोली, मुझे तो लगा ही था तुम भला मर्द होकर खुद को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। टेंशन मत लो, फायरफ्लाई को कुछ पता न चल भी जाएगा, फिर भी फायरफ्लाई तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वह प्यार करती है तुमसे। तुम्हारे अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। और जहां तक बात है तुम्हारी जिंदगी में फायरफ्लाई के अलावा किसी और के होने का, तो तुम यह सब कर सकते हो साइको। तुम्हारे पास अधिकार है, क्योंकि तुम ड्रैगन किंग हो, एक पावरफुल माफिया और एक हॉलीवुड एक्टर। तुम्हारे पास तो खूबसूरत लड़कियों की और चॉइस की कोई कमी नहीं है। और कौन हूं मैं? मैं तो कुछ भी नहीं हूं तुम्हारे सामने। मैं तुमसे प्यार करती हूं, यह मेरी प्रॉब्लम है। इसके लिए मैं तुम पर दबाव नहीं डाल सकती और उम्मीद भी नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूं और मेरा बस इतनी ही बात पर है, मैं तुम पर दबाव नहीं डाल सकती कि तुम भी मेरे लिए लॉयल रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे लायक हूं ही नहीं। तुम तो बहुत हैंडसम, स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, और फायरफ्लाई तो इडियट है, वह तुम्हारे जैसी नहीं है। और तुम्हारे पास तो अधिकार है कि तुम किसी को भी चूज कर सको। मैं समझ सकती हूँ, हम लड़कियों को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, फायरफ्लाई भी कर लेगी। तुम काफी पी लो साइको। इतना कहकर आशी अपनी आंखों में आंसू लिए तेजी से उन्हें पहुंचते हुए कमरे से बाहर जाने लगी कि तभी उसकी बकवास बातों को सुनकर क्रिश को उस पर गुस्सा आने लगा था। वह गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां कस के अपनी डार्क नीली आंखों से उसे जाता हुआ देखता है। आशी कमरे से निकलकर कॉरिडोर के रास्ते लिफ्ट की तरह अपने कदम बढ़ा ही रही थी कि तभी आह की आवाज के साथ उसके मुंह से एक सिसक निकल पड़ी। और इससे पहले कि वह कुछ समझती, क्रिस तेजी से उसकी कमर में हाथ डाल एक झटके में कॉरिडोर के दीवार से लगा देता है,
जहां दो बड़े बड़े फ्लावर पॉट रखे हुए थे जिनकी हाइट लगभग 3 से 4 फीट होगी। इससे पहले कि आशी कुछ समझती कि तभी क्रिश गुस्से में जाकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है, उसे किस करने लगा और आशी क्रिश की इस हरकत के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करके क्रिश को देख रही थी। आशी कुछ रिएक्ट कर पाती इससे पहले ही क्रिश काफी बुरी तरह से उसे किस करने लगा। अब आशी की आंखों में आंसू थे। वह अपने होश में आई और क्रिश के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन आशी की यह हरकत क्रिश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्रिश ने उसे और भी मजबूती के साथ अपने स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी और दीवार के बीच आशी को दबाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उसका एक हाथ आशी के बालों में सर के पीछे और दूसरा उसकी कमर पर मजबूती से कसा हुआ था। क्रिश उसकी कमर को लगभग अपनी मुट्ठी में जकड़कर उसे अपने करीब करता है और अपने गुस्से भरी मोहब्बत उसे जाहिर करने लगा। इस वक्त वह दोनों अपने ही फ्लोर के कॉरिडोर में थे। क्रिस शर्टलेस अपनी मस्कुलर स्ट्रांग बॉडी से आशी को दबा रहा था। उसका पहाड़ जैसा मजबूत और गठीला शरीर, जिस पर डार्क नीली और ग्रीन कलर की नसें सब शो हो रही थीं, उसके बाइसेप्स ट्राइसेप्स जिम में कसरत और एक्सरसाइज करके बनाई गई यह अट्रैक्टिव बॉडी, जिसे देखकर कोई भी दीवाना हो जाए और दुश्मन के पसीने छूट जाएं। उसकी स्ट्रांग पर्सनैलिटी, डार्क ऑरा जो चाहने वालों को मनमोहक लगे और नफरत करने वालों के लिए साक्षात मौत। इंग्लिश वाइट फेयर स्किन जो कि बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था, लेकिन इसके अलावा भी उस बॉडी पर कुछ था जो किसी को भी शर्म से पानी पानी कर देता, और वह थे आशी और क्रिश के रोमांटिक पलों की निशानियां। रात को वह दोनों अब एक दूसरे के करीब थे। क्रिश की वाइल्डनेस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि आशी ने उसे बर्दाश्त करते हुए उसके शोल्डर, कंधे और सीने पर न जाने कितने ही स्क्रैच कर दिए थे। उसके नाखूनों के निशान और छोटे छोटे दांतों से बने हुए लव बाइट क्रिश की खूबसूरत शाइनिंग बॉडी पर एक ब्यूटीफुल टैटू की तरह लग रहे थे, जो इस बात को जाहिर कर रहे थे कि वह दोनों रात को किस हद तक एक दूसरे को टूटकर प्यार कर चुके थे। कुछ ऐसे ही निशान आशी की बॉडी पर थे, जिसे ढकने के लिए आज आशी ने फुल लेंथ ड्रेस पहन रखी थी, वरना तो उसका बाहर जाना भी मुश्किल हो जाता। वह दोनों अब तक इस पोजीशन में कॉरिडोर में थे। क्रिस उसे फोर्सफुली किस कर रहा था और आशी अपनी आंखों में आंसू लिए उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्रिश का मजबूत शरीर वह झेल भी नहीं पाई कि तभी गौरी, जो कि उछलते कूदते लाइट पर्पल कलर का बॉडी फिट चूड़ीदार पजामी सूट, गले में दुपट्टा, हाथों में थोड़ी चूड़ियां, जिसे वह खुश होकर देख रही थी, कानों में छोटे छोटे ईयर रिंग, बालों के फ्रेंच चोटी जो कि उसकी कमर तक आ रहे थे, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान जिसमें वह बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी, होठों पर लाइट पिंक लिप बाम, उसने कोई भी मेकअप नहीं कर रखा था, पैरों में नॉर्मल सैंडल और ठंड का मौसम होने के कारण उसने अपने बदन पर एक लॉन्ग ओवरकोट पहन रखा था जो कि बहुत ही ज्यादा भारी नहीं था। इन सीजन में कैलिफोर्निया में बर्फ गिरती थी, लेकिन डेविडसन विला बाहर के टेम्परेचर से बिल्कुल उलट अंदर से थोड़ा गर्म था, क्योंकि पूरे विला में हमेशा रूम हीटर और जगह जगह पर एक फ्लोर पर फायर अच्छा चलता रहता था, जिसकी सिक्योरिटी के लिए हर फ्लोर पर एक एक स्पेशल सर्वेंट इस ड्यूटी को संभालता था। इसलिए गौरी के कपड़े ज़्यादा हैवी नहीं थे। वह बेचारी खुशी से उछलते हुए अपने हाथों में चूड़ियां देखकर सीढ़ी के जरिए आशी के फ्लोर पर गई और अपने आप से बोली, हाय मेरी खूबसूरत सिल्वर कलर की चूड़ियां कितनी ब्यूटीफुल हैं। मैं आशी दीदी को यह दिखाऊंगी तो पक्का उनका मुंह बन जाएगा। नताशा दीदी ने तो अब तक नहीं देखा, पता नहीं कब आएंगे, लेकिन अब क्योंकि मैं दीदी को बुलाने जा रही हूँ, उन्हें पक्का बताऊंगी कि यह चूड़ियां मुझे क्रिस जीजू ने लाकर दी थी जब मैं अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाई थी। कितना मजा आएगा ना। इतना कहकर गौरी उछलते कूदते जैसे ही सीढ़ी से होकर ऊपर कॉरिडोर की तरफ आई और अपने कदम आशी के कमरे की तरफ चार कदम आगे बढ़ाती है,
सामने का नजारा देखकर तो उसकी आंखें ही फैल गईं और उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि तभी अचानक ही उसके मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया और एक झटके में उसे साइड खींच दिया और अगले ही पल उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई और उसे घबराहट होने लगी। वहीं दूसरी तरफ आशी और क्रिश अब तक इस पोजीशन में थे। क्रिस उसे काफी अग्रेसिवली किस कर रहा था, जिसके कारण अब आशी को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अब वह स्ट्रगल करते हुए काफी थक चुकी थी। फाइनली उसने थक हार कर अपने आप को क्रिश की बाहों में फ्री छोड़ दिया। आशी जब स्ट्रगल नहीं करती तब जाकर क्रिश ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और उसके होठों को अपने होठों से आजाद किया, लेकिन अभी भी वह आशी से दूर नहीं हुआ, बल्कि उसके कानों के पास जाकर अपनी काफी ठंडी और गुस्से भरी आवाज में दांत पीसकर बोला, बेवकूफ लड़की, तुम किसी दिन मेरे हाथों से मारी जाओगी। जब अक्ल ना हो तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आधी बात पूरी बात से ज्यादा खतरनाक होती है। इतना भी नहीं मालूम है तुम्हें, बेवकूफ बीवी? चलती फिरती ड्रामा टीवी जब पति से इतने दिन दूर रहेगी तो दिमाग के सारे स्क्रू गिर ही जाएंगे ना। इतना कहकर क्रिस झटके से आशी को खुद से दूर करता है और अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए बिना कुछ बोले वहां से जाने लगा कि तभी आशी, जो कि अपनी आंखों में आंसू लिए अपने सूजे हुए होठों के दर्द को संभाल रही थी, मासूम सा चेहरा बनाकर क्रिस के पीछे आते हुए बोली, मतलब क्या है? मैं कुछ समझी नहीं। जब तुम जानते हो मुझ में अक्ल नहीं है तो तुम ही बता दो ना, आखिर वह कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। आशी की बातों को इग्नोर कर क्रिश बिना कुछ बोले वहां से यूं ही जाने लगा कि तभी आशी तड़फ कर जल्दी से दौड़कर उसके पीछे से हग कर लेती है और अपने रोते हुए गले से बोली, मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं बांट सकती साइको, तुम्हारी यह खामोशी मेरी जान ले लेगी। प्लीज कुछ तो कहो ना, बस एक बार कह दो कि यह सब झूठ है। तुम अपनी फायरफ्लाई के अलावा किसी और के करीब नहीं गए। तुम्हारे दिल में मेरे अलावा कोई नहीं है। प्यार का इजहार नहीं कर सकते, इशारा तो कर सकते हो ना। इससे तुम्हारी खड़ूसियत कम थोड़े ना हो जाएगी, तुम्हारी हाइट की भी कम नहीं होगी, लेकिन मेरी जान में जान आ जाएगी। प्लीज एक बार कह दो ना कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। प्लीज साइको, तुम जानते हो ना तुम्हारी फायरफ्लाई तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इन शब्दों को कहते हुए आशी बड़े ही मासूम लग रही थी और उसकी बातों को सुनकर क्रिश के चेहरे पर कुछ अजीब से रिएक्शन आने लगे। वह गुस्से से अपनी डार्क नीली आंखों को बंद करता है और फिर उन्हें खोलकर बिना आशी की तरफ पलटे कोल्ड वॉइस में बोला, क्या अभी भी तुम्हें शब्दों की जरूरत है फायरफ्लाई? अगर तुम मेरी आंखों को नहीं पहचानती तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। तुम्हें जो समझना है समझ लो, क्योंकि मैं हर बार तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इतना कहकर क्रिश अपने कमर से उसकी बाहों को छुड़ाकर बिना कोई रिएक्शन दिए आगे कमरे की तरफ चला गया और आशी अपनी आंखों में आंसू लिए उसे जाता हुआ देखते रह गई। थोड़ी ही देर बाद आशी और क्रिश डाइनिंग टेबल पर बैठे चुपचाप खाना खा रहे थे। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर उन दोनों के अलावा राहुल, ऐना, रॉकी, नताशा, समर, राका और याना ही थे। गौरी और निक डाइनिंग टेबल पर मौजूद नहीं थे। ऐना के पूछने पर सर्वेंट ने बताया कि निक ने अपना ब्रेकफास्ट कमरे में ही मंगाया था, क्योंकि वह कोई जरूरी काम कर रहा था और गौरी अपने कमरे में मौजूद नहीं थी जब वह उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने गया। यह सुनकर सभी रिलैक्स थे, यह सोच कर के गौरी बच्ची है, कहीं खेल रही होगी, क्योंकि वह अक्सर गार्डन में फूलों और तितलियों के साथ खेलती हुई नजर आती थी। हंस भी डाइनिंग टेबल पर नहीं था। फिलहाल किसी ने उसके बारे में नहीं पूछा। आशी अपनी तिरछी नजर से क्रिश को देख रही थी और टेबल के नीचे से क्रिश के हाथों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्रिश उसे कोई भी मौका नहीं दे रहा था। वह आशी से नाराज था। जो बात आशी को तकलीफ दे रही थी, आशी की आंखों में आंसू आने लगे थे, जिसे वह किसी तरह कंट्रोल कर रही थी कि तभी नताशा एक डिश की प्लेट आशी की तरफ देते हुए बोली, अरे आशी, यह लो, मैंने आज तुम्हारे फेवरेट नूडल्स बनवाए हैं। तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं ना। आज संडे है
तो सभी लोगों के लिए वीकेंड स्पेशल स्नैक्स बने हैं, तो तुम्हारे लिए भी मैंने नूडल्स बनवा दिए। नताशा के इतने प्यार से कहने पर न चाहते हुए भी आशी अपना हाथ नूडल्स की तरफ बढ़ाती है कि तभी कृष की नज़र नूडल्स के उस बर्तन में गई जिसमें शाही चिकन के कुछ पीस नजर आ रहे थे। इसे देखते ही कृष की नज़र सख्त हो गई। उसने झटके से वह बाउल आशी से दूर करते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, जब उसके लिए फेवरेट डिश बनवाई गई है तो क्या तुम्हें इतना नहीं पता कि वह वेजिटेरियन है और चिकन नूडल्स नहीं खा सकती। कृष की इस बात को सुनकर आसपास बैठे सभी लोग उस बर्तन की तरफ देखने लगे और तब जाकर नताशा अपने सर पर टपली मारते हुए बोली, ओह सॉरी जीजू, सॉरी आशी, मैं इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने सर्वेंट को बताया ही नहीं कि यह तुम्हारे लिए स्पेशल बन रहे हैं, इसलिए इसमें चिकन ना डाले। वह क्या है ना, रॉकी को चिकन वाला पसंद है, तो शायद सर्वेंट से गलती हो गई। आई एम सॉरी कहते हुए नताशा थोड़ी शर्मिंदा नजर आ रही थी और उसकी बात को सुनकर आशी मुस्कुराते हुए उसे शांत करके बोली, कोई बात नहीं नताशा, तुमने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। तुम लोग खा लो, मैं अपने लिए दूसरा बनवा लूंगी। वैसे भी मेरा अभी खाने का दिल नहीं है। इतना कहकर आशी कड़ी चावल अपने प्लेट में लेकर खाना खाते हुए तिरछी नजर से एक बार फिर कृष को देख रही थी। अब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यह देख कर के कृष भले ही उससे थोड़ा नाराज है, लेकिन फिर भी उसकी केयर करता है और अब उसे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था। वह फालतू ही अपने साइको पर शक कर रही थी, यह जानने के बावजूद कि वह इतना साइको है कि उसके अलावा किसी और के करीब जा ही नहीं सकता। कृष्ण ने बिल्कुल सही कहा, हर बात आधी अधूरी रहे तो ज्यादा खतरनाक होती है। आशी को अपने साइको पर यकीन होना चाहिए। अब आशी समझ चुकी थी कि कृष की नाराजगी जायज है और शायद अब उसे मनाना आशी का टारगेट होगा। आशी धीरे से टेबल के नीचे से कृष के हाथों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कृष ने अपने दोनों हाथ टेबल के ऊपर रखे थे ताकि आशी को कोई मौका ना मिले। लेकिन फिर भी आशी भी आज अपनी शरारत में थी। उसने शर्माते हुए टेबल के नीचे से ही कृष के थाई पर अपना हाथ रख दिया और उसे गुदगुदी करने की कोशिश करने लगी, जिसके बाद कृष को तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन आशी का इस तरह छूना उसे एक अजीब ही एहसास दिला रहा था। ना चाहते हुए भी उसे अपने दिल में कुछ गुदगुदी हो रही थी, इसलिए वह अपना कोल्ड फेस दिखाते हुए आशी को अपनी नीली नज़र से घूरता है ताकि वह इस हरकत को छोड़ दे। लेकिन आशी सभी की नज़र बचाकर धीरे से कृष को अपनी एक आंख ब्लैंक करते देती है और कृष तो बस उसे देख ही रहा था। अब वह धीरे से अपने निचले होठों को काटने लगी। तभी कृष हल्की आवाज में आशी को वार्निंग देते हुए बोला, ऐसा मत करो फायरफ्लाई, तुम्हें यह बहुत भारी पड़ सकता है। कृष की वार्निंग भारी आवाज को सुनकर आशी हल्के से मीठी आवाज में अपने निचले होठों को काटते हुए बोली, हमेशा ही पड़ता है, कुछ नया बोलो साइको। यह सुनकर कृष अपनी आंखें छोटी करके एक बार फिर धीमी आवाज में बोला, तुम आग से खेल रही हो फायरफ्लाई, संभल जाओ वरना ड्रैगन किंग की ड्रैगन क्वीन हूँ, आग से मेरा रिश्ता तो होगा ही साइको। इतना कहकर आशी अपने पैरों से टेबल के नीचे से ही कृष को पैरों में गुदगुदी करने लगी। अब कृष को वहां रहना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आशी सचमुच अब उसके अरमानों से खेल रही थी और अब कृष का वहां बैठना सचमुच भारी होने लगा था, क्योंकि आज आशी ने वैसे ही उसकी फेवरेट येलो कलर की ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। ऊपर से उसकी यह हरकतें, वह बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था। हालांकि उस पर अपना सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा था। वह क्या सोच रहा है और क्या करना चाहता है, इसके इमोशंस कोई भी देखकर बता नहीं सकता था, लेकिन इसके बावजूद वह अपने दिल का हाल बहुत अच्छे से जानता था। उसकी नज़रें न चाहते हुए भी आशी को बार बार देख रही थीं। उसकी खूबसूरत सुनहरे लंबे बाल जो कि दो पार्ट में डिवाइड थे, उसकी मांग में कृष के नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, उसकी खूबसूरत गहरी काली आंखें और घनी पतलकें, छोटा सा मासूम चेहरा
बहुत ही क्यूट और छोटी सी नोज जिसमें आज उसने डायमंड का छोटा सा लॉन्ग पहन रखा था, जो उसकी मासूम चेहरे पर लश्कारे मार रहा था। गुलाबी होठ जिस पर उसने पिंक कलर की लिप बाम ग्लॉसी लिपस्टिक लगा रखी थी, जो चमक रहा था, जिसे थोड़ी ही देर पहले क्रिस पूरी तरह से अपने होठों से पी चुका था। आसी ने दोबारा उस पर वही शाइनिंग लिप बाम ग्लॉसी लिपस्टिक अप्लाई कर रखा था, क्योंकि यह क्रिस की फेवरेट था, जो अब क्रिश को एक बार फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। क्रिश को अब अपने अंदर बेचैनी होने लगी थी। उसका दिल अब उसके हाथों से बाहर जा रहा था। उसका दिल किया कि वह एक बार फिर आसी को अपने नीचे दबोच ले और उसके साथ वह सब कर जाए, जिसके लिए इतने दिनों से न जाने कितने ही अरमान सजा रखे हैं। लेकिन इस बार क्रिश पिघलना नहीं चाहता था, बल्कि वह आसी को सबक सिखाना चाहता था। इसलिए एक ठंडी सांस लेकर वह एक झटके में अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और अपने मॉम डैड की तरफ देखते हुए बोला, मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। इतना कहकर वह बिना आसी की तरफ देख तेज कदमों के साथ वहां से चला गया और आसी मायूसी से उसे जाता हुआ देखती रह गई। वहीं दूसरी तरफ गौरी अपनी आंखों में आंसू लिए हड़बड़ा कर घबरा कर अपने कमरे की तरफ भाग रही थी और निक उसके पीछे पीछे उसे समझाने के लिए दौड़ रहा था कि तभी अचानक गौरी किसी मजबूत इंसान से जाकर टकरा गई। अब उसने घबरा कर अपनी नजर उठाकर देखा तो अंश उसे गिरने से बचाते हुए संभाल कर बोला, अरे गौरी, तुम इस तरह कहाँ भाग रही हो बच्चे, और तुम रो क्यों रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? अंश के इस तरह पूछने पर गौरी अपने आंसू पोंछते हुए अपना सर ना में हिलाकर बोली, नहीं नहीं, हम ठीक हैं, हम बस अभी आए। इतना कहकर गौरी अंश को पूरी तरह इग्नोर कर बिना कुछ बोले जल्दी से अपने कमरे की तरफ दौड़ गई। वहीं निक अंश और गौरी को इस तरह देखकर अचानक ही एक साइड में छुप गया था। निक, जो कि अब अपने पैरों पर अच्छे से खड़ा हो सकता था और चल सकता था, वह गौरी से कुछ कहना भी चाहता था कि तभी गौरी तुरंत ही अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और कमरे में आकर बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती है। अंश कंफ्यूज नजरों से उसे जाता हुआ देखता ही रह गया कि तभी उसे एक फोन कॉल आई और वह फोन पर बात करते हुए तेजी से वहां से जाते हुए बोला, हाँ मैं आ रहा हूँ। वहीं पीटर खाने की प्लेट वापस नीचे डाइनिंग हॉल में लाते हुए बड़े ही मासूमियत के साथ सभी लोगों की तरफ देखकर बोला, मैडम सर, यह खाना ऊपर न्यू गेस्ट के लिए गया था, लेकिन उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया और वह बहुत जोर जोर से चिल्ला रही हैं। कमरे से सामान की तोड़फोड़ करने की आवाज भी आ रही है। वह बार बार कह रही है कि उन्हें अपने भाई और डैड के पास जाना है। उन्होंने रात को भी खाना नहीं खाया था। यह सुनकर राहुल थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हमारे घर में 2 गेस्ट हैं। यह सुनकर पीटर याद करते हुए बोला, जी, वैसे तो दोनों ने खाना नहीं खाया, लेकिन जिस गेस्ट को अंश सर लेकर आए थे, उन्होंने खुद उन्हें खाना खिलाने की बात कही थी। मैं दूसरी मैडम के पास गया था जिसे समर सर लेकर आए थे और इस वक्त वहीं शोर मचा रही हैं। यह सुनकर राहुल एक ठंडी सांस लेते हुए गुस्से से समर की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोगों को क्या जरूरत थी उस लड़की को यहाँ लेकर आने की? वह अपनी फैमिली से दूर है, घबराई हुई है, कहीं ऐसा ना हो गुस्से में आकर वह खुद को कुछ कर ले। जाओ समर, उसे देखो और समझाने की कोशिश करो। मुझे नहीं पता तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन जो भी हो, लड़कियों को इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। इस चीज में मैं तुम लोगों का साथ नहीं दूंगा, इसलिए जिस चीज को तुम लोगों ने बिगाड़ा है उसे हैंडल करो। राहुल की बात को सुनकर समर मुंह बनाते हुए बोला, लेकिन बाबा, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो वही किया जो मुझे क्रिश और अंश भाई ने कहा था, लेकिन आप तो मेरी ही क्लास लगा रहे हैं। यह सुनकर राहुल उसे अपनी डार्क नजरों से देखते हुए बोला, वह दोनों अपने मकसद में अंधे हो चुके हैं, लेकिन तुम बेवकूफ नहीं बन सकते। समर, मैंने तुम्हें यह संस्कार नहीं दिए हैं। मेरे लिए जिस तरह मेरी आशी गौरी है, उसी तरह बाकी लड़कियां भी हैं। अगर उन दोनों लड़कियों में से किसी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगा।
तुम्हारा मकसद चाहे जो भी हो, इस बीच में लड़कियों को नहीं आना चाहिए था, और जब लाए हो तो उन्हें संभालने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। जाओ और जाकर उस लड़की को समझा बुझा कर खाना खिलाओ, समझे? यह सुनकर समर मासूम सा चेहरा बनाकर बगल में आसी की तरफ देखने लगा, और आसी, जो कि कृष के इस तरह जाने पर पहले ही दुखी थी, अपनी जगह से उठकर बिना कोई रिएक्शन दिए वहां से जाते हुए बोली, यह फैसला तुम लोगों का था, मेरी तरफ मत देखो, जाओ, जो बाबा ने कहा है वह करो। अपने कमरे की तरफ चली गई, और अब समर ना चाहते हुए भी अपना सर झटक कर खाने की प्लेट लेकर माही के कमरे की तरफ चला गया। और वहीं दूसरी तरफ काजल, जो कि अभी अभी बाथरूम से शावर लेकर बाहर निकली थी, उसने इस वक्त अपने बदन पर टॉवल लपेट रखा था, जो कि मुश्किल से उसकी थाई तक था, और गीले बालों में दूसरे टॉवल को लपेट रखा था। जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलकर कमरे में कदम रखती है, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि कमरे में अब वह जहां भी नजर घुमा रही थी, चारों तरफ खूबसूरत लाल, सफेद और गुलाबी कलर के गुलाब के फूलों का बुके था। वह कमरा सिर्फ खूबसूरत और खूबसूरत गुलाबों से ही भरा हुआ था। बेड पर एक बहुत ही बड़ा, लगभग 6 फुट का पिंक कलर का टेडी बियर, और उसी के पास एक बड़ा सा ग्रीटिंग कार्ड, जिसके ऊपर कुछ बहुत ही खूबसूरत चमकती चूड़ियां रखी हुई थीं, कानों में पहनने के लिए खूबसूरत झुमके, और एक रेड कलर का लहंगा चोली, जो कि इतना खूबसूरत था जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। उसे देखकर ही बताया जा सकता था कि उसकी कीमत लाखों में है। एक खूबसूरत ज्वेलरी का बॉक्स, जो कि खुला हुआ था, और उसमें खूबसूरत डायमंड और कुंदन से जुड़े हुए एक नेकलेस, मांग टीका सेट रखा हुआ था। एक खुले बॉक्स में रेड कलर की हाई हील सैंडल, बाथरूम से लेकर बेड तक और बेड से लेकर दरवाजे तक सिर्फ थोड़ा सा पतला रास्ता छोड़कर पूरे कमरे को गुलाबों से भरा हुआ था। काजल की आंखों में हैरानी साफ नजर आ रही थी। उसने धीरे धीरे अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा दिए और अपनी गहरी खूबसूरत हरी आंखों से एक एक करके उन सभी चीजों को देखा। वह अपने हाथों से खूबसूरत गुलाब पिंक कलर के उस सॉफ्ट टेडी बियर, लहंगे और झुमके, सैंडल को, नेकलेस को छूती है, और तभी उसकी नज़र ग्रीटिंग कार्ड पर रखी हुई चूड़ियों पर गई। काजल ने अपने कांपते हुए हाथों से वह चूड़ियां उठा लीं और उसे अपनी दर्द भरी निगाहों से देखने लगी, जैसे मानो उसके हाथों में वह ख्वाब है जो बड़ी मुश्किल से उसके हाथों में आया है। उसकी आंखों में कई इमोशन उतर आए, और अब उसने अपनी आंखों को फड़फड़ाते हुए वह बड़ा सा खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड उठाया। उसने जैसे ही वह ग्रीटिंग कार्ड खोला, वह बहुत ही खूबसूरत से दिल की शेप में बना हुआ था, और इसमें से एक बहुत ही प्यारा म्यूजिक बजने लगा। इस म्यूजिक को सुनकर काजल हैरान थी, क्योंकि यह वही म्यूजिक था जब पहली बार जीवा और काजल नाइट क्लब में मिले थे। वह दिन काजल की जिंदगी का पहला दिन था। उसने पहली बार उस गंदगी में कदम रखा था और इसी गाने पर डांस किया था। इस म्यूजिक को सुनते हुए काजल को अपनी और जीवा की पहली मुलाकात याद आने लगी। कुछ पल बाद वह म्यूजिक बंद हो गया कि तभी काजल ग्रीटिंग कार्ड में लिखे हुए कुछ लाइन को पढ़ने लगी। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन यह बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि जिंदगी में हर चीज हमारे बस में नहीं होती। ऐसे ही कुछ चीज मेरे बस में भी नहीं थी, इसलिए मैं डरता था हर समय कुछ खो देने से, और इस तरह से मुझे इस कदर डरा दिया कि मैं कभी सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। लेकिन आज जब मैं अपना कुछ खास खो रहा हूँ, तुम्हें खो रहा हूँ, मुझे महसूस हुआ है कि मैं कितना बेवकूफ़ था। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे पास तुम थी, मेरी सबसे अजीब और सबसे अनमोल, जो सिर्फ मेरे पास थी और मेरी थी। लेकिन मैंने इस बात को हमेशा इग्नोर किया। तुम हर बार अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाती थी और मैं घबराकर अपने कदम पीछे ले लेता था, क्योंकि बहुत कुछ खो चुका था अभी अपनी ज़िंदगी में, और अब दोबारा कुछ खोने की हिम्मत नहीं थी। मैं तुम्हें अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहता था,
क्योंकि मेरी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि जाने अनजाने में तुम्हें हर्ट कर दूं या तुम्हें मेरी वजह से कोई भी तकलीफ हो या खतरा हो। इसलिए हर बार अपने दिल की फीलिंग को समझने के बाद भी मैंने इग्नोर किया। लेकिन अब जब तुम मुझसे दूर हो रही हो, मुझे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। काजल, शायद यह सच है कि मैं इस लायक नहीं, क्योंकि मैंने गलतियां भी बहुत की हैं, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए हमेशा सच्चा रहा है और बहुत मजबूत रहा है। तुमने हमेशा मुझे दिया है काजल, और बदले में मुझसे कोई भी एक्सेप्टेशंस नहीं रखी, और इसलिए मैं बेशर्मों की तरह आज एक बार फिर तुमसे कुछ मांग रहा हूँ। प्लीज एक बार फिर तुम अपना बड़ा दिल दिखा दो। मुझे माफ कर दो काजल, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, मैं नहीं रह सकता, क्योंकि अब मुझे इस बात का एहसास है कि आई लव यू काजल, आई रियली लव यू। प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। एक चांस और दो प्लीज। प्लीज इन खूबसूरत चूड़ियों को अपने हाथों में पहनकर इनकी खूबसूरती बढ़ा दो। मुझे मेरी जिंदगी दे दो, मुझे अपना प्यार दे दो काजल। तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आखिरी के यह कुछ शब्द काजल के कानों में पड़े, जिसे सुनकर वह पूरी तरह हैरान थी, क्योंकि यह शब्द उसके पीछे खड़े जीवा यानी अंश ने कहे थे। काजल ने हैरान नजरों से पलटकर अंश की तरफ देखा तो अंश की आंखों में कुछ इमोशंस थे, जिसे देखकर काजल एक ठंडी सांस लेकर धीरे से अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा लेती है और अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए वह अपने हाथों में ली हुई चूड़ियों को एक बार फिर उठाकर अपनी आंखों से देखती है। काजल के चेहरे पर मुस्कान को देखकर अंश के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। अब जाकर उसकी जान में जान आई थी, यह सोचकर कि शायद काजल ने उसे माफ कर दिया है। अब काजल अंश की आंखों में आंखें डालकर अपनी आंखों में कुछ दर्द लिए एक बार फिर बात को कंफर्म करने के लिए बोली, यह तुम क्या कह रहे हो जीवा? क्या मैंने जो सुना वह सच है? क्या तुम सचमुच मुझसे? और इससे पहले काजल आगे कुछ कहती, अंश बड़े ही प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम उसके माथे पर किस करते हुए बोला, हाँ काजल, तुमने बिल्कुल सही सुना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा, इतना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आज तक मैंने इस सच को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं डरता था तुम्हें खोने से, लेकिन आज मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना कहकर अंश काजल के हाथ में ली हुई चूड़ियों को प्यार से देखते हुए बोला, और यह खूबसूरत चूड़ियां मेरे प्यार का सबूत हैं। प्लीज इसे अपने इन खूबसूरत हाथों में पहन लो। तुम्हें आज तक मुझसे यही एक चाहत थी ना, तो देखो आज तुम्हारे जीवा ने तुम्हारी यह चाहत पूरी कर दी। इतना कहकर जीवा प्यार से उन चूड़ियों को छूने लगा था कि तभी काजल चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान लिए उन चूड़ियों को अच्छे से देखती है और फिर देखते ही देखते बहुत ही बेदर्दी से उन चूड़ियों को बिना किसी रिएक्शन हाथों से छोड़कर फ्लोर पर गिराकर तोड़ देती है। यह सब इतना जल्दी हुआ कि अंश को इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा था। अगले ही पल वह पूरी तरह हैरान रह गया। वह फ्लोर पर टूटी हुई उन चूड़ियों को अपनी आंखें फाड़े देख रहा था और अब ना समझी में काजल की तरफ देखने लगा तो काजल अपने चेहरे पर बहुत ही कड़वी मुस्कान लिए जोर जोर से हंसते हुए जीवा से थोड़ी दूर हुई। काजल अपने पेट को पकड़कर पागलों की तरह हंस रही थी। वह लोटपोट हो रही थी और जीवा के चेहरे के रिएक्शन को देखकर अपनी उंगली पॉइंट करते हुए और भी बुरी तरह हंस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो यह जीवा का मजाक उड़ा रही हो। अंश अभी तक उसे हैरान नजरों से देख रहा था कि तभी काजल हंसते हुए बोली, डिंग डोंग डिंग। और अब काजल जोर जोर से तालियां बजाने लगी। उसने हंसते हुए एक बार फिर कमरे में रखे हुए सभी तोपों की तरफ देखा और अचानक ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और आंखों में आंसू बहने लगे। उसने अपनी गर्दन काफी अजीब तरह से टेढ़ी कर रखी थी। हंस के आसपास घुमाते हुए कहा, क्या हुआ जीवा, तुम इतनी शौक क्यों हो? हैरानी हो रही है? बेवकूफ काजल तुम्हारी बातों में क्यों नहीं आई? प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी तुमने, एक्टिंग भी जबरदस्त थी,
वैसे एक बात कहूँ जीवा, वो तुम खामा फालतू में माफिया लाइन में आ गए। तुम्हें तो अपने जीजा जी की तरह हॉलीवुड में होना चाहिए था। सचमुच हॉलीवुड में धमाल मचा दोगे। क्या एक्टिंग करते हो तुम। कुछ देर के लिए तो मैं सचमुच तुम्हारी बातों पर यकीन करने लगी, लेकिन फिर तुम्हारी बातें सुनकर मेरी अकल ठिकाने आई। तुमने ख्वाबों की बात की थी ना, मेरे ख्वाब, मेरे सपने, मेरी चाहत, कुछ ऐसा ही। तुम्हें तो बहुत याद है मेरे ख्वाबों के बारे में। चलो अच्छा है, इन 5 सालों में तुमने कम से कम मेरी बातों को ध्यान से सुना तो था। गलती से सही, और शायद इसलिए तुम आज एक बार फिर इन अरमानों के साथ खेलने आ गई। तुम्हें क्या लगता है यह तुम यह 100 रुपए की चूड़ियां देकर एक बार फिर मुझे बेवकूफ बना दोगे। नहीं नहीं जीवा नहीं, इस बार तुमने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। आपने जिस नंबर को डायल किया है अब वह आपकी पहुंच से दूर जा चुकी है। कृपया दोबारा नंबर ट्राई करने की गलती ना करें। टिंग टोंग। दोस्तों क्या लगता है, काजल और जीवा हो पाएंगे एक, या काजल नहीं कर पाएगी कभी भरोसा जीवा पर। आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ।